साथियों, आज का लोन डिफॉल्टर का एक महत्वपूर्ण वीडियो। कारण यह है कि लंबे समय से हम मल्टीपल लोन के शिकार जो व्यक्ति है, जो कर्ज के दलदल में धंस चुके हैं, जो कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पा रहे, मन में कुत्सित विचार आ रहे हैं। और जब उन लोगों से चर्चा की जाती है ना, तो मैक्सिमम बात जो सामने आती है वह यह आती है कि वह कहीं ना कहीं शेयर बाजार के शिकार हुए, यानी कि 2 पैसा ज्यादा कमा लूं, शेयर बाजार से अर्निंग प्राप्त कर लूं, ट्रेडिंग कर लूं, कोई गेम खेल लेते अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो इन सारे चीजों को देखते हुए कई लोग अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं शेयर बाजार में। अनुभव की कमी और बाजार का गिरना और न जाने कितने ऐसे तरीके हैं कि व्यक्ति रसातल में चला जाता है और इसी तरह वह सोचता है कि मैं इस पैसे को वापस रिकवर कैसे करूं। दूसरा कोई तरीका नहीं है, मैं शेयर बाजार से ही रिकवर करूंगा। लोन लेता है, कहीं फ्रॉड का शिकार होता है और धीरे धीरे करते एक लोन के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा और ढेरों लोन के दलदल में धंस जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर जब कोई व्यक्ति शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर देता है और मल्टीपल लोन का शिकार हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं उसके मुंह से यह बात निकल ही जाती है कि मैं शेयर बाजार का शिकार हो गया, या फिर वो रिकवरी एजेंट्स को यह बोल देता है कि मेरे ऊपर मल्टीपल लोन है और मैं पूरी तरीके से लोन ट्रैप में उलझ चुका हूं और इस कारण मैं ईएमआई का भुगतान नहीं कर पा रहा हूं। अब इन परिस्थितियों के अंदर रिकवरी एजेंट्स एक धमकी देते हैं कि आपने कंपनी का जो पैसा लिया है वह आपने फेयर यूज नहीं किया, आपने शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दिया, या फिर आपने अलग अलग समय पर मल्टीपल एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया और यह क्राइम है, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। और लोग इस तनाव के अंदर रहते हैं कि मल्टीपल लोन ले लिए तो हम पर एफआईआर दर्ज ही हो जाएगी। साथियों, एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी कंपनी, कोई भी एनबीएफसी कंपनी आपको लोन देती है तो वह यह भलीभांति जानती है कि आपके ऊपर पहले से कितने लोन चल रहे हैं, आपकी मंथली ईएमआई क्या है, आपकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। आप कभी किसी नेशनलाइज बैंक में जाइए, आप प्रॉपर्टी लोन लीजिए, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन को छोड़िए, वो तो मिलते ही नहीं है। आप चले जाइए और प्रॉपर्टी लोन लीजिए, देखिए कि वो आपको जो लोन देना चाहते हैं ना, वो और उसकी ईएमआई का जो निर्धारण होता है वह आपकी इनकम के आकलन के आधार पर होता है। लेकिन एनबीएफसी कंपनी ये भलीभांति जानते हुए कि भले ही आपका सिविल स्कोर अच्छा है, लेकिन आप ऑलरेडी जो आपकी मासिक आमदनी है उससे ज्यादा आप ईएमआई चुका रहे हो, इसके बावजूद आपको लोन दे रही है। तो यह गलती एनबीएफसी कंपनी की भी है, केवल आप अकेले नहीं हो जिम्मेदार, एनबीएफसी कंपनी उतनी जिम्मेदार है। अब आपने पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दिया, यहां मैं कहना चाहूंगा कि आपकी गलती है। बिल्कुल आपने जिस राशि को लिया उसको आपको फेयर यूज में लेना था, लेकिन चलिए आपने शेयर बाजार में यूज कर लिया। लेकिन यहां पर जो आपको धमकियां दी जाती है ना कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देंगे, आपके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट कर दी जाएगी। कुछ कंपनियां तो ऐसी भी है कि पुलिस की सीलें लगाकर लोगों को डॉक्यूमेंट भेज देती है कि हमने आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी। आज से करीब 6 महीने पहले हमारे उदयपुर के एसपी के नाम पे भी एक लेटर जारी किया था एक जन ने, आज तक पता नहीं है उसका, यानी कि कुल मिलाकर एक फेक चीज की जा रही है। लेकिन इन मामलों में क्या कंपनी वास्तव में एफआईआर दर्ज करवाती है?
आज इस मुद्दे पर बात करना जरूरी है, लाजमी है, क्योंकि इस डर के कारण कई लोग तनाव लेते हैं और कई लोग अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर देते हैं। मैं खुले रूप से कहता हूं, यदि आपने लोन लेने के अंदर फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया है, फेक रिप्रेजेंटेशन किया है, देन आपके खिलाफ एफआईआर कंपनियां दर्ज करवा सकती है। लेकिन यहां पर एक बात कहूंगा कि अगर आप मल्टीपल लोन के शिकार हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई क्राइम किया है। आपने भले शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया है, ये आपका कोई क्राइम नहीं है। और रही बात एफआईआर दर्ज कराने की, कोई भी एनबीएफसी कंपनी वास्तविक रूप से आपके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करवाएगी। क्यों नहीं करवाएगी? मैक्सिमम बता रहा हूं क्यों नहीं करवाएगी, कारण स्पष्ट कर देता हूं। सबसे पहले तो यह मान लीजिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय ने हमेशा एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है, वह यह है कि लोन डिफॉल्ट करना एक सिविल डिफॉल्ट है, न कि क्राइम है। दूसरी बात यह है कि सामान्यतः ऐसे मामलों में यदि कंपनी एफआईआर दर्ज कराने जाए तो आधे हिंदुस्तान पर आज की तारीख में एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अरे जब सामान्य रूप से किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी का अपराध होता है या कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हो जाता है, ऐसी स्थिति में भी एफआईआर दर्ज कराने में आम आदमी को पसीने आ जाते हैं। वहीं यदि कंपनियां एफआईआर दर्ज कराने जाए तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लगता है, संसाधन लगते हैं, और सामान्यतः इन मामलों में एफआईआर दर्ज होती नहीं है। अब मान लीजिए कि कंपनी ने कोई एफआईआर दर्ज करवा दी, तो कंपनी को भी अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। जब आपको लोन दिया तो उस समय उन्होंने आपकी क्या फाइल तैयार की है, आपका सिविल स्कोर देखा है, आपके सिविल स्कोर रिपोर्ट लगाई है। उस सिविल स्कोर रिपोर्ट में क्लियर है कि आपने कितनी एनबीएफसी कंपनियों से ऑलरेडी पहले से लोन ले रखा है, या जानते हुए कि आप लोन को रीपे करने में विफल हो सकते हैं, फिर भी उनके द्वारा आपको लोन दिया गया। और एक बात कहूं मैं, ऐसे मामलों में सामान्यतः पुलिस थाने से एफआईआर दर्ज नहीं होती है। पुलिस उच्चाधिकारियों को भी रिपोर्ट देने पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है। और जब इस मामले में परिवाद न्यायालय के अंदर एफआईआर के लिए पेश होता है तो न्यायालय भी इस मामले में कॉग्निजेंस लेकर एफआईआर का ऑर्डर न करते हुए समन जारी कर देते हैं और पार्टी आकर अपना पक्ष रखती है, और पक्ष रखती है, मामले का निस्तारण हो जाता है। सामान्यतः इन मामलों में एफआईआर दर्ज होती नहीं है। और मान लीजिए कि एफआईआर दर्ज हो गई तो मैक्सिमम ये मान के चलिए कि इसमें क्लोजर रिपोर्ट फाइल होती है, यानी कि फाइनल रिपोर्ट फाइल होती है, और उस फाइनल रिपोर्ट के अंदर एक चीज लिखी जाती है। अंत में क्या लिखी जाती है वह भी बताता हूं। संपूर्ण इन्वेस्टिगेशन को लिखते हुए लिखा जाता है, अतः यह मामला लेन देन का पाया जाता है और लेन देन की प्रकृति का होकर सिविल नेचर है, इसीलिए श्रीमान की सेवा में अदम वकुआ सिविल नेचर के आधार पर एफआईआर पेश है। अब माना कि पुलिस जांच, पुलिस रिपोर्ट को कोर्ट में वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार तो रिपोर्ट फाइल हो गई। अब जब ये रिपोर्ट फाइल हो गई तो चलने वाले सेक्शन 25, सेक्शन 138 के मुकदमे और आर्बिट्रेशन के मैटर में भी इनके इफेक्ट आता है। दूसरी बात, भले ही हम जानते हैं कि 60 दिन और 90 दिन में चालान पेश किए जाने का प्रोविजन है, लेकिन कई मामलों में सालों इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग रहता है। कई ने लोन लिया है वो अपने एड्रेस पर ही नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर यदि ये मामला पेंडिंग रह गया और मामले में एफआईआर हो गई तो भरने वाला जो पैसा है ना, जो आज नहीं तो कल सेटलमेंट करता, वो भी इंसान सेटलमेंट नहीं करता है। इसीलिए मैक्सिमम कंपनी द्वारा कभी भी इन मामलों के अंदर एफआईआर दर्ज करने से गुरेज किया जाता है। लेकिन रिकवरी एजेंट फर्जी मैसेजेस बनाते हैं, फर्जी कॉल आती है पुलिस की कि आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई। इस मामले में भी डिटेल जानकारी इसी चैनल पर दी हुई है। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।